नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस में। आज मध्य प्रदेश वर्ग 2 के स्पेशल क्लासेस शुरू हो रही हैं नमस्ते गुरुजी क्लासेस में, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत की जा रही है। यह स्पेशल क्लास मध्य प्रदेश वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उस पर आधारित होगी, जिसमें हिंदी विषय को कवर किया जाएगा। हिंदी विषय के संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सिलेबस आया नहीं है। जैसे ही सिलेबस आता है उस हिसाब से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। तो आइए हम मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास एक अपने आप में बहुत बेहतर टॉपिक है, जहाँ से कई प्रकार के सवाल बनते हैं। मैं आपको एक बेसिक पहले क्लास से आपका बेसिक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ने में सरलता होगी। जैसे कि बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो आप ये समझिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, वह किस प्रकार से किया गया है। तो सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है, कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किया है, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य विभाजन है काल का, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल जी के द्वारा जो विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का, वही सर्वमान्य माना जाता है, जिसमें उन्होंने विधेयवादी पद्धति का इस्तेमाल किया है। मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्तेमाल करते हुए हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नाम दिया जो है आदिकाल को स्थान दिया। लेकिन आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ये बातें आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि आदिकाल नाम किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जो आदिकाल का समय है वो 1050 से 1375 का है। आदि का अर्थ ही होता है दोस्तों कि शुरुआती काल, किसी भी चीज़ का शुरुआती। यदि हम आदि शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यानी उस काल का शुरुआत हो रहा है। तो हिंदी साहित्य के कालक्रम की बात हो रही है, तो यानी आदिकाल से ही यहाँ पे हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है, जो 1050 से 1350 संवत माना जाता है। विक्रम संवत की गणना यहाँ पे की जा रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल का नाम दिया था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ये बातें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इसके अलावा आप भक्ति काल में जाएंगे तो आदिकाल जैसे ही खत्म होगा, भक्ति काल की शुरुआत होती है। और भक्ति काल की शुरुआत 1375 से 1700 के बीच में होती है। यानी जो भक्ति काल चरम सीमा पर था वो 1375 से 1700 के बीच में था। इसके अलावा रीत काल है जो 1700 से 1900 के बीच प्रभावी रहा, और आधुनिक काल की शुरुआत 1900 से हुई। अब दोस्तों, ये कालक्रम जो होता है, ये जैसा कि कहा गया है कि जो हिंदी साहित्य है वो समाज का दर्पण है, या साहित्य समाज का दर्पण होता है। बहुत बड़े विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उनके द्वारा ये कथन कहा गया है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, अर्थात समाज में जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार से रचनाएं उस कालक्रम में होती हैं। तो जिस कालक्रम में जिस प्रकार की रचनाएं हुई, उन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य का विभाजन भी किया गया, कवियों के आधार पर, रचनाओं के आधार पर। तो वो चीज़ें आगे हम समझेंगे ताकि आपको सरलता हो समझने में। तो आदिकाल की शुरुआत होती है 1050 से 1375 के बीच में। ये बातें आपको पता चली। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आदिकाल है, रामचंद्र शुक्ल जी ने उसे वीर गाथा काल कहा था, जबकि आदिकाल को आदिकाल कहा कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बातें आपको क्लियर हुई। फिर आपको बहुत स्पेशल बात पता होना चाहिए कि भक्ति काल का जो विभाजन है उसे भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा आती है। निर्गुण भक्ति शाखा यानी ईश्वर के निराकार रूप का पूजा करते हैं। निराकार रूप की आप ये मानिए कि निराकार ईश्वर को मानते हुए उसकी आराधना करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है।
जबकि सगुण में उसको एक मूर्ति रूप या साकार रूप दे दिया जाता है। उसको ये माना जाता है कि उसका एक आकार है, उसी आकार को मानते हुए पूजा की जाती है। इसी निर्गुण शाखा को अगर आगे बात करें तो निर्गुण को फिर ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी में विभक्त किया जाता है, जबकि सगुण को हमने राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में आगे देखा। जो रीतकाल है वो ज़्यादातर अलंकारिकता श्रृंगारिकता की बातें करता है, जबकि आधुनिक काल में हम देखते हैं कि वो राष्ट्र हित के लिए वो रचनाएं की गई या राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं आधुनिक काल में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर एक बार मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया था। जैसा कि पहले हम मान लेते हैं कि आदिकाल यानी किसी चीज़ की शुरुआत हुई तो उसे आदिकाल कहा गया, फिर मध्यकाल का समय आता है, फिर आधुनिक काल का समय आता है। अब ये मध्यकाल का जो समय है उसी को भक्तिकाल और रीतिकाल में विभाजित किया गया है। इसी काल से भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जो भक्तिकाल को है जो भक्तिकाल है उसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा प्राप्त है, और जो रीतकाल है उसे उत्तर मध्यकाल की संज्ञा प्राप्त है ना। इसे हम कहेंगे पूर्व मध्यकाल, इसे कहेंगे उत्तर मध्यकाल, और ये दोनों मध्यकाल के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका समय 1375 से 1900 तक है टोटल। और इसी 1375 को 2 भागों में बांटा गया है, 1375 से 1700 और 1700 से 1900 तक। जबकि आधुनिक काल जो है वो 1900 से अब तक वर्तमान तक चालू है, और आदिकाल आपको पता है 1050 से 1375। तो ये कालक्रम है। अब इस कालक्रम में किस प्रकार की बातें हुई, अगर वो विशेषताएं पता चल जाए और उन कवियों के नाम पता चल जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बेसिक है। इसके बाद में भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, हर चीज़ की अलग अलग वीडियो लाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये अभी एक कॉमन वीडियो है जिस पर मैं बेसिक जानकारी दूंगा कि आखिर आदिकाल में किस प्रकार की विशेषताएं पाई गई और आदिकाल के कवियों की मानसिकता क्या थी, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़े और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आदिकाल से सफ़र करता हुआ वर्तमान तक कैसे पहुंचा, कवि किस कालखंड में किस प्रकार की बातें करते थे, यही हिंदी साहित्य के कालक्रम में पढ़ा जाता है। तो आदिकाल की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता ये मान लीजिए कि वीर रस की प्रधानता होती थी। वीर रस की प्रधानता क्यों होती थी ये बातें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जब युद्धों का सजीव वर्णन किया जाएगा, सजीव वर्णन मतलब युद्ध को जीवित रूप से देखने की जो कल्पना है वो इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। जैसे चंद्रबरदाई जी की हम पृथ्वीराज रासो पढ़ें तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। एकदम पृथ्वीराज चौहान को हीरो की तरह साबित किया है और पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का सजीव वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया है। तो ये रूप देखने को मिलता था। इस काल के जो कवि हैं वो ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण करते हैं, मतलब युद्धों का सजीव वर्णन करेंगे। यहाँ पे हीरो मान लिया जाएगा किसी एक व्यक्ति को, ये सीधी भाषा में अगर बात करें उसी का बखान किया जाएगा, क्योंकि उसके आश्रय में रहते थे। किसी के यदि आप आश्रय में रहेंगे, उसके घर में रहेंगे और उसके राज दरबार में रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसकी प्रशंसा करेंगे। तो वीर रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश होता था, और प्राकृतिक एवं अपभ्रंश डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। ये डिंगल और पिंगल भाषा क्या है, इसका इंडिविजुअल वीडियो मैं आदिकाल का लाऊंगा जो केवल आदिकाल पर प्रेरित होगा, तो वो चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे चंद्रबरदाई जी की एक फ़ोटो मिली, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की। चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज रासो के एक रचयिता हैं, जो कि हिंदी साहित्य के प्रथम रचयिता भी कई बार माने जाते हैं, लेकिन उसको लेकर एक विवाद है जो मैं क्लियर करूँगा आगे चल के। ये कुछ आदिकालीन रचनाओं की लिस्ट है, उनके कवियों के नाम है जो आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इन चीज़ों को बारीकी से लाऊंगा और स्पेशल क्लासेस होंगी आदिकाल को। लेकिन अभी एक समझ विकसित होनी चाहिए कि आखिर आदिकाल क्या था। तो आदिकाल आपको समझ विकसित हुई कि आदिकाल में युद्धों का सजीव वर्णन होता है,
वीर रस की प्रधानता होती है। और जो कवि है वो किसी राजा के राज दरबार में रह के राजा का ही बखान करता है आदिकाल में। यानी ये धरती में रह के, जब हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई तो धरती में किसी एक व्यक्ति को अपना भगवान मान लेते हैं, वो आपका राजा होगा, वो आप उसके दरबारी होगे, उसी का बखान करते रहोगे। मतलब सब कुछ राजा पर डिपेंड होगी। राजा की जो प्रेमिका होगी उसका भी बखान होगा, राजा के जो युद्ध का वर्णन है वो उसका भी बखान होगा, राजा की संपूर्ण वीरता का बखान होगा, क्योंकि उसी के राज दरबार में रह रहे हो। तो आदिकाल की शुरुआत में इन चीज़ों को प्रधानता दी गई। उस समय आप देखेंगे कि तो भारत देश में भी जो शासन था, प्रशासन था, वो एकदम बढ़ चढ़ कर था। लगातार भारत में आक्रमण हुआ करते थे, मुसलमानों का आक्रमण हुआ हुआ करता था, हिंदू और राजा संघर्ष करते रहते थे। तो इसमें मुख्य रूप से हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं के युद्धों का भी वर्णन आदिकाल में देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बारीकी से क्लियर कर दूंगा आगे चल के। अब हम चलते हैं भक्ति काल में। अब जब भक्ति काल का समय आया, जो समय था 1375 से 1700 तक का, तो भक्ति काल में जब शांति हुई, तो कोई भी व्यक्ति जब राजा के राज दरबार में रहते रहते थक चुका है, अब उसको एकांत वातावरण मिला, मतलब शांति भरा तरीका आया, शांति भरा समय जब आया, तो वो व्यक्ति किसी राजा की प्रशंसा ना करते हुए अब भगवान की प्रशंसा करने लगा। मतलब इस लोक से परलोक में जाके, यानी इहलौकिक से परलौकिक में जाके वो ईश्वर की प्रशंसा करने लगा, ईश्वर का बखान करने लगा, ईश्वर का गुणगान करने लगा। जिस प्रकार से आदिकाल में पहले राजा की प्रशंसा, राजा की वीरता का बखान होता था, राजा की युद्धों का वर्णन होता था, उस प्रकार से भक्ति काल में राजा के स्थान पर अब भगवान ने या ईश्वर ने या परलौकिक सत्ता सत्ता ने जगह बना ली, ऐसा कह सकते हैं। तो भक्ति काल जितनी भी रचनाएं हैं वो सब के सब ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम को दर्शाती हैं। चाहे वो सगुण भक्ति शाखाएं की रचनाएं हो, चाहे निर्गुण भक्ति की रचनाएं हो, वो ईश्वर के प्रेम को या परलौकिक सत्ता के बारे में पूरी की पूरी रचनाएं भक्ति काल के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का वर्णन भी आपको देखने को मिलता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है कि हम चाकर रघुवीर के कहाँ लिखो दरबार। हम चाकर रघुवीर के, यानी रघुवीर के हम चाकर हैं, हमको किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नसीब में दरबार नहीं लिखा है, हमारे नसीब में रघुवीर की चाकरी रखी है। यानी हमें ईश्वर का चाकर बनना पसंद है, लेकिन राज दरबार में मनसबदार बनना पसंद नहीं है। तुलसी अब क्या होंगे उनके मनसबदार, यानी तुलसी किसी राजा की मनसबदारी से अच्छा ईश्वर की चाकरी करना पसंद कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे इन पंक्तियों में आपको देखने को मिल रहा है कि जो इहलौकिक सत्ता थी उसको त्याग कर उस भक्ति काल में परलौकिक सत्ता पर और ईश्वरीय प्रेम पर ज़्यादा बल दिया गया। इसके अलावा समानता का भाव भी देखने को मिलता है। जैसे कि समानता का भाव इनके कबीरदास की एक रचना में देखने को मिलता है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। तो जाति पात का जाति पात को दूर करने या उससे बाहर निकलने की बात, समानता का भाव रखने की बात भी भक्ति काल में मिलती है। गुरु की महिमा का भी बखान किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, ये कबीरदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। तो अहंकार का त्याग भी देखने को मिलता है, यानी सब के सब परलौकिक ईश्वर की सत्ता को धरती पर अवतरित मानते हैं, जिसमें अहंकार का त्याग हुआ लोक जीवन से जुड़ा होता है। जैसा कि तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि राम सो बड़ो न को, मोसो कौन सा छोटो। मतलब मुझसे छोटा कोई नहीं है इस धरती में और राम से बड़ा कोई नहीं है इस धरती में, यानी सब कुछ राम है, यानी ईश्वर है। भक्ति भाव यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा छोटी कुछ और गुणों ऊपर बात कर ले तो सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु की महिमा मैंने बताया, ईश्वर के नाम की महिमा, ब्रज भाषा एवं अवधि भाषा का प्रयोग, समर्पण भावना, दीनता की अभिव्यक्ति, ब्रह्म आडंबरों यानी जो आडंबर थे उसका विरोध किया गया, मानवतावादी धर्म की महत्ता की गई, यानी मानव को अब मानवतावादी आई, आपस में प्रेम हुआ जैसा कि हमने देखा। व्यंग्यात्मक उपलब्ध शैली का प्रयोग किया गया, कविता में स्वांत सुखाय की भावना आई।
तो भक्ति काल को हम विशेष रूप से स्पेशल क्लास में भी देखेंगे। अभी मैं एक छोटा सा आपके दिमाग में वो विकसित करना चाहता हूँ, एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर यदि आपके दिमाग में डेवलप हो गया कि आखिर कालक्रम में, हिंदी साहित्य के कालक्रम में क्या क्या पढ़ा जाता है, तो आपको बहुत सारे आइडिया अपने आप लग जाएंगे। रीत काल में जब हम पहुँचते हैं तो रीत काल में श्रृंगार प्रियता आती है, यानी आप क्या करेंगे, जो पहले क्या हुआ, आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा की गई, भक्ति काल में राजा की जगह पर किसने स्थान बनाया, ईश्वरी सत्ता सत्ता ने स्थान बनाया। ये सब किनकी बात हो रही कि किस कालक्रम में किस कवि ने किसको स्थान दिया, इसके अनुसार पूरा विभाजन किया गया है। तो जब हम राजा को प्रधानता देते थे तो वो आदिकाल के अंतर्गत आ जाता था, यानी उसकी वीरता का बखान, उसके युद्धों का बखान करते थे तो आदिकाल के अंतर्गत आ जाता था। जब हम ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं तो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। अब जब जो कवि है वो ईश्वरी सत्ता को भी छोड़कर मानव के श्रृंगार की बात करे, स्त्री पुरुष के प्रेम की बात करे, उनकी सुंदरता की बात करें, उनके श्रृंगार का, उनके अलंकार का, उनके सौंदर्य का वर्णन किए करे, यानी एक नायक नायिका के प्रेम का वर्णन करने की बात जब आती है तो वो रीत काल के अंतर्गत आ जाती है वो चीज़ें। अब इस काल का जो शुरुआत है वो 1700 से 1900 तक भी माना जाता है। बहुत सारे कवि हुए इसमें, है ना। बिहारी का नाम प्रसिद्ध है, बहुत सारे और हैं, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा, भिखारी दास हैं। आगे चल के हम रीतिकाल की स्पेशल क्लास लेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि जो रीतिकाल है उसमें बेसिक क्या होता था, श्रृंगारिकता की बात होती थी, नारी सौंदर्य का चित्रण किया जाता था, अलंकारिकता, यानी जब आप किसी के सुंदरता का वर्णन करेंगे तो आप स्पेशल शब्दों का प्रयोग करेंगे, अलंकारों की प्रधानता होगी उसमें, आपको श्रृंगारिकता की प्रधानता होगी, सौंदर्य का चित्रण किया जाएगा, तो यानी अलंकार अपने आप आ जाता है। भक्ति और नीति दोनों चीज़ें हैं। अब ये भक्ति कई बार ईश्वर से भी हो जाती, कई बार आप ईश्वर के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको श्रृंगारिकता के भाव दे देते हैं, उसके सौंदर्य का चित्रण करने लगते हैं। तो इसमें भक्ति और जो नीति है वो दोनों दिखाई देती कई बार। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अलौकिकता, श्रृंगारिकता, नायिका भेद और अलंकार प्रियता इस युग की प्रमुख विशेषता है। प्रायः सभी कवियों ने इस काल में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो रीत काल जब हम स्पेशल पढ़ेंगे तो उसमें रीत सिद्ध, रीतबद्ध, रीत मुक्त क्या होता है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे और पूरी चर्चा रीत काल के बारे में होगी। दूसरी बात, आधुनिक काल की जब शुरुआत होती है तो आधुनिक काल में देखिए क्या आएगा, अब राष्ट्र से प्रेम जागृत होगा। आधुनिक काल में अब राष्ट्र से प्रेम जागृत होगा, देश से प्रेम जागृत होगा, अपने राज्य से प्रेम जागृत होगा, भारत माता के प्रति प्रेम जागृत होगा, लोगों के प्रति प्रेम जागृत होगा, गरीबों के प्रति प्रेम जागृत होगा, समाज में जो शोषक वर्ग हैं, शोषक और शोषित जो वर्ग हैं उनके प्रति रचनाएं देखने को मिलेंगी। तो ये सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। तो इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय एवं अतीत का गौरव गान केवल और केवल आधुनिक काल की रचनाओं में मिलता है, यानी राष्ट्रीयता की भावना होगी और अतीत का गौरव गान किया जाएगा कि भारत देश कैसा था, भारत देश पर अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों ने कैसे भारत देश पर शासन किया और किस प्रकार से उन्होंने बर्बरता की, अत्याचार किया, और जो समाज में पूंजीवाद है या फिर शोषित वर्ग है उनका आपस में कैसा था, ये सब चीज़ें आधुनिक काल में देखने को मिलती है। आधुनिक काल को कई बार गद्य काल भी कह दिया जाता है। तो हम स्पेशल जान लेते हैं कि आधुनिक काल में आखिर किन चीज़ों के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति। आधुनिक काल के प्रारंभ से हिंदी कवियों ने भारत माता तथा उनकी संतानों या उसकी संतानों की दुर्दशा में झपटते देखा। उनका हृदय भक्ति, रीत और श्रृंगार परंपरा से हटकर, देखिए पहले भक्ति और रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर अब राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। मतलब अब उनके हृदय में, कवियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम जागृत होगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी आएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आएंगे, इसमें द्विवेदी जी आएंगे, छायावाद युग आएगा, प्रगतिवाद युग आएगा, प्रयोगवाद युग आएगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी काल में क्या होगा,
इन कवियों में देशवासियों को उनके अतीत गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और बाद में यही भावना बनी रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे आदि कवियों ने देश के अतीत गौरव गाकर राष्ट्रीयता की धारा प्रवाहित की। तो कुल मिला के आपको कुछ स्पेशल चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो समय था, ये मैं स्लाइड में चलता हूँ कि जब हिंदी साहित्य के कालक्रम की शुरुआत होती है तो वो आदिकाल से मानी जाती है। और आदिकाल में बात किसकी की गई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आदिकाल में बात हुई राजाओं की, उनकी वीरता की, उनके युद्धों के सजीव वर्णन की। ठीक है। फिर जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में दो स्पेशल चीज़ें हुई। तो मध्यकाल को पहली बात तो दो भागों में बांटा गया, एक है भक्तिकाल, दूसरा है रीतिकाल। अब मध्यकाल में कुछ शांति थी, तो मध्यकाल में पहले ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हुआ और ईश्वर की सत्ता का वर्णन किया गया। उसके प्रति प्रेम जगा, उसके प्रति ज्ञान आया, उसके प्रति निर्गुण भक्ति शाखा आई, उसके प्रति सगुण भक्ति शाखा आई। लेकिन जब रीतिकाल का समय आया तो ईश्वर से हटकर वो प्रेम किसी मानव पर आश्रित हो गया। उसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन होने लगा, प्रेमी प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन होने लगा, श्रृंगारिकता की भावना आ गई, अलंकारिकता की भावना आ गई। तो वो ईश्वरीय सत्ता से हटकर वो प्रेम धीरे धीरे मानव प्रेम की ओर बदलने लगा। फिर इसके बाद जब आधुनिक काल आया तो मानव से हटकर वो प्रेम देश प्रेम की ओर जागृत हुआ। अब आपको देशवासियों की चिंता होगी, समाज की चिंता होगी, समाज में कैसे लोग पीड़ित हैं, शोषित वर्ग, पूंजीवादी वर्ग, इन चीज़ों की बातें आपको आधुनिक काल के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो ये किस कालक्रम में किस प्रकार की बातें और किस प्रकार के कवि थे, इनकी क्या रचनाएं थी, इन्हीं से सवाल बनते हैं। जो स्पेशल है वर्ग 2 जो आने वाला है जल्द ही आपका एग्जाम, उस पर ये फोकस रहेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।